नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि उनसे जुड़े आप सवाल पूछ सके, अपनी आशंकाओं को दूर कर सके और अपनी समस्याओं का समाधान भी जान सके, वो भी लाइव सिर्फ एक फोन कॉल के माध्यम से। तो आज के विषय कौन से हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके कॉल्स लेंगे और साथ ही आपको इन दोनों विषयों के बारे में विस्तार से अपने विशेषज्ञों से बातचीत भी करेंगे, आपको जागरूक भी करेंगे। आइए डालते नजर आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है बाजरे की खेती और साथ ही हम बात करेंगे रेशम उद्योग से फायदे की। तो बाजरे की खेती की भी हम बात करेंगे। तो जिन किसानों ने बाजरे की फसल ली है वो जानते हैं कि लगभग 1 से 1.5 महीने की फसल हो गई है। इस वक्त किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, अच्छी फसल कैसे प्राप्त करें, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और 2 टोल फ्री नंबर है वो आप नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी इन पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, कॉल करें और दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल है वो आप हम तक पहुंचाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा हमारा आज का विषय है रेशम उद्योग के फायदे, यानी अगर आप रेशम कीट पालन करते हैं तो कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें और इसके फायदे क्या क्या हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे। और अगर कोई चुनौतियां आ रही हैं, कोई समस्या आपको आ रही है तो उससे जुड़े प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं आज के कार्यक्रम के हमारे 2 मेहमान जो विशेषज्ञ, उनसे आपकी बातचीत भी हम कराएंगे कॉल के माध्यम से। तो हमारे पहले मेहमान जो है आप देख सकते हैं कि स्टूडियो में है डॉक्टर टीकम सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग IARI नई दिल्ली में। आपसे हम बाजरे के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं जो कि रेशम उद्योग के फायदे के बारे में बताएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर SS ढाका, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र पीलीभीत में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। तो हम आपसे रेशम उद्योग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो हमारे दर्शकों के सवाल होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे दर्शक उनका जवाब जान सकें और जो भी समस्या आ रही है वो दूर हो सके, क्योंकि मकसद हमारा यही रहता है कि अपने किसानों को हम जागरूक कर सकें, उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो अपने समस्याएं बता सके और उन्हें इंतजार भी ना करना पड़े, तुरंत उसका जवाब भी मिले। तो हेलो किसान ऐसा ही एक हमारा प्लेटफॉर्म है आप किसानों के लिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सिंह आपसे मैं समझना चाहूंगी, जैसे कि हम बाजरे की खेती की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने की फसल हो गई अभी। जी हाँ। तो अभी क्या इस अवस्था में कौन सी बातें विशेष रहती हैं? बाजरे की फसल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाजरे की जो फसल है वो सीमित संसाधनों में अधिक उत्पादन, अधिक लाभ देती है। अभी वर्तमान में जो बाजरे की फसल की जो स्थिति है वो करीब किसानों के खेत पे 50 से 45 दिन की फसल है। तो इस समय किसान भाइयों को विशेषकर ध्यान रखना है, उसमें दूसरी जो फर्टिलाइजर खाद की जो मात्रा देनी है और कुछ कीड़े और बीमारी अगर आ रही हैं तो उनके प्रति सावधानी रखना है। दूसरा किसानों को ध्यान रखना है, किसान भाइयों को, कि आज के टाइम में क्या है ना, कभी ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसकी वजह से जल भराव की समस्या हो जाती है। तो उस जल भराव की स्थिति में हमें जल निकास की व्यवस्था ठीक से करनी है। बिल्कुल, इन बातों का खासकर ध्यान रखना है। ये मेरा भी सवाल भी था डॉक्टर टीकम सिंह की, जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए बाजरा अगर हम बात करें तो ये दूसरी वो फसलों की बनस्पत उतनी सेंसिटिव फसल नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, बाजरा वगैरह तो हो ही जाता है, इतना ज्यादा पानी भी नहीं से देना पड़ता और आसानी से उगाई जाने वाली फसल है। लेकिन जिस तरह का भी हम देख रहे हैं कि वातावरण बना हुआ है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और आर्द्रता भी है, तो इससे क्या फसल को नुकसान हो सकता है? तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। और जैसे कि हमें सर बता रहे थे कि कीट वगैरह लगने की आशंका इस वक्त बनी रहती है, तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कॉल करें, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लें। बाजरा एक तरह का मोटा अनाज है जो कम उपजाऊ, कम पानी में भी अच्छी पैदावार देता है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन, कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% भारत में पैदा किया जाता है। भारत में बाजरे की औसत उपज 1239 किलो प्रति हेक्टेयर है, वहीं वैश्विक औसत उपज 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। इसे शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से चारे के लिए उगाया जाता है।
इसकी खेती करने के लिए एक गहरी जुताई के बाद 2-3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए, जिससे खेत में पानी न रुक सके। साथ ही खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बुआई के 15 दिन पहले 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। अच्छी पैदावार के लिए बुआई कतारों में करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। वहीं कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बाजरा एक वर्षा आधारित फसल है, इसीलिए इसमें सिंचाई की कम ही जरूरत होती है, लेकिन जब बारिश ना हो रही हो तब हल्की सिंचाई की जा सकती है। पौधों में बाली निकलते समय खेत में नमी का ध्यान रखें। एक समय में ज्यादा लाभ लेने के लिए किसान बाजरा के साथ अन्य फसलें भी उगा सकते हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत सारी बातें तो हमने बताई और साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि अब जल निकासी की व्यवस्था ज़रूर खेत में रखें, क्योंकि जहां ये फसल आसानी से उगाई जाती है बहुत ज़्यादा इसको सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, वहीं अगर पानी इसमें रुक गया तो इसका बहुत विपरीत असर भी हो सकता है फसल पर। और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है इस वक्त आपको वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो हमारा आज का दूसरा विषय है यानी रेशम उद्योग के फायदे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस ढाका जी हैं। सर, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे आपसे कि हमारे देश में अभी रेशम उद्योग की स्थिति क्या है। हाँ, जैसे कि इस समय रेशम उद्योग की हमारे पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत का नंबर दूसरे नंबर पे चीन में उत्पादन होता है और दूसरे नंबर भारतवर्ष आता है। अब इसमें रेशम ये एक सर आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक, हम आपसे फिर से बात करेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि रेशम उद्योग के फायदे कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम और बेहतर तरीके से आपसे हम बातचीत करेंगे। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से, उससे पहले आइए रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत की रेशमी साड़ियां देश के बुनकरों की शिल्पकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसीलिए भारत में रेशम कीट पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। रेशम कीट पालन करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। रेशम उत्पादन या इसकी खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम 2 प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। वहीं बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। रेशम उत्पादन के कई फायदे हैं, जैसे रेशम कीट पालन में रोजगार की पर्याप्त क्षमता है। रेशम कीट पालन से किसान कम समय में अधिक आय ले सकते हैं। खास बात यह है कि रेशम कीट पालन को महिलाएं भी बड़े आराम से कर सकती हैं। रेशम कीट पालन के लिए सबसे जरूरी है शहतूत का पौधा। शहतूत एक बहुवर्षीय पेड़ होता है और इस पौधे को एक बार लगाने पर ये अगले 15 सालों तक पत्तियां देता रहता है, जो इस कीट का मुख्य भोजन है। इस कीट का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, ये केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ही मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से लेकर 400 तक अंडे दे देती है। फिर हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। फिर ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का घोल बन जाता है, जिसे हम कोया या फिर कोकून भी कहते हैं। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो वो सूख कर धागे का रूप ले लेता है, जो कि करीब 1000 मीटर लंबाई का होता है।
तो अभी आपने रेशम कीट पालन पर हमारी ये रिपोर्ट देखी और आज हम बात कर रहे हैं बाजरे पर और साथ ही रेशम उद्योग के फायदे के बारे में। तो अगर आपको कोई सवाल है, कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए साथ साथ फ्लैश करते रहेंगे ताकि आप वहां से नंबर नोट करें और हमारे टोल फ्री नंबर पर, यानी जिस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगना, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर ढाका, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी? जी जी। हाँ जी सर, आप सुन पा रहे हैं ठीक से मुझे? जी जी, आवाज जी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी उस वक्त, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। आप हमारे दर्शकों को कुछ बता रहे थे उस वक्त। जी, मैं ये कह रहा था जो रेशम पालन ये हमारे कृषि के एक एडिशनल उद्योग तो उसके साथ साथ के रूप में इसे दूसरा फायदा ये है, घर में महिला या कुछ ऐसे लोग हैं जो खेती में काम है, वो भी इसके साथ, और उसके साथ साथ किसान होते हैं जिनके कम जमीन होती है, तो उस कम जमीन और उनकी अच्छा सुधार हो सकता कि एक तो वो अतिरिक्त इनकम, और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो अच्छे साथ चल रहे और अपने आर्थिक सहयोग कर। जी जी ढाका साहब, फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन अभी जितना मुझे समझ आ पाया है वो आप यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास कम भूमि है तो भी आप रेशम कीट पालन कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है। घर में महिलाएं अगर कृषि में वो उतना योगदान नहीं दे पा रही हैं तो वो रेशम कीट पालन कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी आसानी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा उस तरह का श्रम नहीं चाहिए होता जैसा कि हम अन्य कृषि क्रियाओं की बात करते हैं। और इसके अलावा सरकार भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसे काफी प्रोत्साहित कर रही है। तो और विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन हम दर्शकों से कहते हैं कि अगर आपके कोई भी सवाल है, चाहे आप रेशम कीट पालन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर हम दूसरा जो हमारा विषय है बाजरे के बारे में, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल्स का इंतजार रहता है। जैसा कि आप जानते हैं ये टोल फ्री नंबर है आपके लिए, जो हम स्क्रीन पर लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर टीकम सिंह से। सर, जैसे कि हम बाजरे पे बात कर रहे थे और हमने रिपोर्ट देखी, उसमें भी हमने बताया कि किस तरीके से जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। अभी जो अवस्था है उसके बारे में आप क्या कहेंगे फसल को लेकर? अभी जो फसल है हमारी करीब 8-10 दिन 15 दिन के अंदर ये अभी एक बूट स्टेज अवस्था आती है, उसमें आने वाली है, यानी बाली निकलने वाली है। तो उस स्थिति में है अभी हमारी फसल। और 50 दिन की जब फसल हो जाती है तो उस समय हमें जो दूसरी टॉप ड्रेसिंग है नाइट्रोजन की, वो हमें देनी होती है। तो किसान भाई इस समय अपने खेतों में जो आधी मात्रा हम बुवाई के समय देते हैं, जो शेष मात्रा जो नाइट्रोजन की बची होती है करीब 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से हम किसान भाई उसको अभी खेतों में दे सकते हैं। अगर बारिश हो जाती है तो उसको किसान भाइयों को देना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये बाजरे की जो फसल है पानी के प्रति बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है। इसलिए जहां अगर ज़्यादा समय तक पानी इकट्ठा रह गया तो वो इसके पीले होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अगर कहीं ज़्यादा बारिश है और पानी इकट्ठा जमा हो गया है तो हमें उसको उचित जल निकास के माध्यम से उसे हटाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कभी हमने देखा है अधिकतर बाजरे की जो फसल है हम वर्षा आधारित क्षेत्रों में लगाते हैं, वर्षा आधारित क्षेत्रों में लगाते हैं। तो उस केस में अगर कहीं बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई है, 15-20 दिन हो गए हैं, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बाली आने वाली है, तो उस अवस्था में अगर हमारे पास पानी सिंचित है तो हमें उसका सिंचाई के रूप में हमें बाजरे की फसल में देना चाहिए, जिससे हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। दूसरा, किसान भाइयों को एक और ध्यान रखना है इसमें कि अभी जो फसल है उस स्थिति में कुछ कीड़ों का भी प्रकोप हो सकता है, जिसमें आपके दाना मिज है और आपके ये तना छेदक कीट की भी समस्या आ जाती है। तो इन कीटों का भी हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हमें अपने खेतों में प्रकाश प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लगाने चाहिए और देखना चाहिए कि इन कीड़ों की संख्या बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो किसान भाई उसमें उनकी रोकथाम करने के लिए उचित इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपके
क्विनोलफॉस है या आपके क्लोरोपाइरीफॉस है, उसका 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें फोन लगाया है। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। हाँ बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि बाजरे की खेती करने के लिए इसका मिट्टी का किस प्रकार का चुनाव करें, किस मिट्टी, और दूसरी चीज हमें परिपक्वता पकने की अवस्था हो तो उस समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उसी समय तो हमें बचाने की इसकी जरूरत है। जी शुक्रिया नंद स्वरूप जी। हमें जो प्रश्न पूछने होते हैं नंद स्वरूप जी पहले वो पूछ लेते हैं। हाँ नंद किशोर जी, आपने सही बात की कि आपने 2 चीजें पूछी है। एक तो हमें बाजरे की फसल को कौन सी जमीन में लगाना है, मिट्टी कैसी होनी तो चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि बाजरे की फसल को वैसे तो हम सब प्रकार की मिट्टियों में लगा सकते हैं, पर सबसे बढ़िया जो इसके लिए मिट्टी होती है वो है आपके बलुई दोमट। बलुई दोमट और दोमट प्रकार की जो मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उस प्रकार की मृदा में इसको लगाएं। और दूसरा आपने एक सवाल पूछा कि पकाव के समय हमें क्या सावधानी बरतनी है। तो आपको इसको सही अवस्था पे एक तो इसको काटना है। इसके जो सिट्टे होते हैं जिनको बाली बोलते हैं, जब दाना पूरा भूरे रंग का हो जाए और पौधा एकदम सूखने लगे उस समय आपको बालियों को वो पौधे से हटा लेना है, काट लेना है और उनको कहीं अच्छी जगह प्रकाश में उसको सुखा के, क्योंकि जब हम काटते हैं इसको उस समय करीब 20 से 25% नमी होती है, तो हमें इसको पूरा सुखा करके और फिर थ्रेशर के माध्यम से हमें इसको निकालना है। और निकाल करके फिर जब इसका मॉइस्चर का लेवल 12 से 13% के आसपास हो उस समय कैसे समझे, जैसे कि हम गेहूं की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हाँ, जब आप बाजरे का दाने को दांत के अंदर दबाओगे तो उस समय एक कड़क आवाज रहती है, तो उससे पता चलता है कि इसमें जो मॉइस्चर का जो एक टूटना चाहिए दाना, हम जब दांत के अंदर लेते हैं तो उस समय दाना टूटना चाहिए, बिखरना चाहिए। वो अगर दबता है इसका मतलब उसके अंदर नमी है। ठीक है, चलिए सर, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप हमें जरूर कॉल करें। और साथ ही हम बाजरे पर तो चर्चा कर ही रहे हैं। मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बाजरे पर और साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे रेशम कीट पालन या फिर कहें रेशम उद्योग से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। जो किसान परंपरागत तरीके से अभी रेशम कीट पालन कर रहे हैं वो कैसे वैज्ञानिक तरीकों को भी अपना सकते हैं, और इसके साथ साथ सरकार की कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो इसे प्रोत्साहित करने के लिए हैं, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। तो जरूर हमें कॉल करें। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर SS ढाका जी के पास। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, चलिए अब आपकी आवाज ठीक से आ रही है। बिल्कुल, बहुत सारे फायदे आपने बताया कि कैसे युवाओं को रोजगार मिल सकता है, महिलाओं की इसमें भूमिका काफी अच्छी हो सकती है, और साथ ही वो किसान जिनके पास भूमि नहीं है या फिर भूमिहीन है उनके लिए रेशम कीट पालन एक तरह का वरदान हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि चलिए अभी मान लीजिए कुछ दर्शक हमें देख रहे हैं, किसान देख रहे हैं और वो रेशम कीट पालन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो
के लिए आप एक रेशम का कीड़ा होता है उसका पालन खेतों में किया और उस रेशम के पालन वो कीड़ा मतलब एक पूरा धागा जैसा और ये जो धागा है कई तो पूरा रेशम पालन की विधियां हैं या 3 तरह की। सबसे पहला तो कि हमें रेशम कीटों की खाना डालना है, जैसे कि सबसे ज्यादा जो है मलबेरी से जो इसे शहतूत वाला, तो शहतूत पात्र हमारे पास जो शहतूत हो तो उसके लिए हम शहतूत की जगह या अपने आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा सर एक कॉलर है, बात कर लेते हैं पहले उनसे। हमारे साथ केशव हैं जिन्होंने बिहार से कॉल किया है हमें। केशव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो केशव जी मुझे सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहा हूँ मैडम। हाँ बताइए, सवाल बताएं आप अपना। क्या कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सहरसा बिहार से बात करें। अच्छा सवाल बताएं किस बारे में है? अरे ये रेशम का जो खेती फसल के बारे में अभी आप लोग टीवी पे बता रही हैं, मैं टीवी पे ही देख रहा हूँ। इसी बारे में हमें पता करना है जो कैसे इनका खेती किया जाता है और कैसा मिट्टी चाहिए रेशम के लिए। अच्छा चलिए, अब एक्चुअली उसके लिए कई चरण होते हैं तो हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर ढाका, कितने चरण होते हैं रेशम कीट पालन के? जी 3 चरण है। सबसे पहले तो जिस पौधे को आप उसका उत्पादन, जैसे हमारे देश मलबेरी या शहतूत, तो उसके लिए हमें पहले शहतूत की खेती और शहतूत की खेती हमारे पूरे जगह होती है और खासकर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमें शहतूत की खेती। दूसरा पार्ट होता है कि शहतूत को काट फिर रेशम के कीटों लगभग 30 रेशम के कीट खाके अपने शरीर के चारों देते हैं और उसके बाद वो एक या जिसे कोया कहते हैं। सर अभी भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। थोड़ा समझने में भी समस्या हो रही है। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए हम खेद करते हैं यहाँ पर, माफी चाहते हैं दर्शकों से। फिर से हम संपर्क करते हैं सर आपसे ताकि आपको हम ठीक से सुन पाएं और हमारे दर्शक भी आपकी बताई हुई बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और सुन पाएं। अब बात कर लेते हैं बाजरे पर। सर अभी बाजरे के बारे में जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि कई जगह पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और पानी अगर रुक जाता है तो समस्याएँ भी हो जाती है और कीट और बीमारियों के प्रबंधन के बारे में भी आपने बताया। और इसके आगे अब क्या करना चाहिए? बाजरे की फसल में जैसा हम बात कर रहे थे कि बाजरे की फसल में 2 बीमारी रहती हैं। एक तो रहती है हरित बाली रोग और एक है अर्गट बीमारी होती है। तो अभी जब बाली आने वाली होती है तो उसमें अर्गट की बीमारी की समस्या हो सकती है जब अधिक बारिश हो और तापमान हमारा जो है वातावरण का बारिश होने की वजह से कभी कभी नीचे चला जाता है। उस स्थिति में हमें इसमें अर्गट की जो बीमारी है उसके आने की संभावना, अर्गट की बीमारी की समस्या हो सकती है। सर इसके क्या लक्षण है? अर्गट की बीमारी एक कवक के माध्यम से होती है और वो कवक जमीन के अंदर अंकुरित होता है और उसके स्पोर्स निकलते हैं जो हवा के माध्यम से हमारे जो बाली जब निकलती है तो उस फ्लो रेट पे चले जाते हैं। वहाँ जाकर के एक शहदनुमा बूंद बनती है। वो बूंद धीरे धीरे करके सूखना शुरू होता है और वो एक कठोर मांस बन जाता है जो अर्गट के नाम से जाना जाता है। तो इससे हमारी जो दाने की जो गुणवत्ता है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो खराब हो जाती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों को चाहिए, वैसे तो इसकी रोकथाम बीज उपचार के समय हमें करनी चाहिए, लेकिन जिन किसान भाइयों ने अगर बीज उपचार नहीं किया है तो वो अपने खेत में अगर ऐसे सिम्टम्स, ऐसी लक्षण आते हैं तो उस समय इंडोफिल जेड 78 का 0.2% या थीराम का 0.2% आप स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 0.35% जो दवाई है, कवकनाशी दवाई है, उसका आप किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं और उस बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी, अमरेंद्र कुमार एक दर्शक लखीसराय बिहार से आए, उनसे बात करते हैं। अमरेंद्र जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस बार पूरा सुखाड़ है
हेलो। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? बाजरे की खेती कैसे कर सकते हैं और इसका अमूमन रेट क्या हो सकता है बिक्री का, क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं है। ठीक है, नहीं अच्छा सवाल है आपका, अच्छा सवाल है ये काफी। ये भी जानना चाहते हैं कि इसको खाने के लिए तो करेंगे ही, क्योंकि फायदेमंद चीज है। गेहूं तो हम लोग गलत पकड़ लिए थे भोजन में, मिलेट्स का ज्यादा चल रहा है, तो इसका क्या इससे खेती कर सकते हैं? कितने दिन की फसल है, उत्पादन क्या है और क्या रेट मिलता है अगर ज्यादा करें तो? ठीक है अमरीन जी, बहुत अच्छा सवाल। और देखिए हम जो कार्यक्रम तमाम कर रहे हैं कि मिलेट्स उगाए, मोटे अनाज की हमारे किसान पैदा करे, उसका असर भी दिखाई दे रहा है और ये इसकी फसल लेना चाहते हैं और इसके लाभ के बारे में भी समझ रहे। सर क्या बताना चाहेंगे? हाँ अमरेंद्र जी, आपकी जो आपने 3-4 प्रश्न पूछे हैं आपके कॉल में, कि एक तो पूछा है कि बाजरे की जो फसल है इसको कैसे लगाएं, इसकी कीमत क्या है। तो आपको जानकारी होगी कि बाजरे की जो समर्थन मूल्य है वो अभी 2350 रुपये प्रति क्विंटल है। और दूसरा आने वाली जो साल है हमारी 2023, वो इंटरनेशनल लेवल पे इसको मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाएगा। इससे भी इसकी महत्ता दर्शाता है कि बाजरा और मोटे अनाज वाली फसलें कितनी महत्वपूर्ण है। और इससे ये मैंने जैसे बताया शुरू में कि जो बाजरा है ये फसल सीमित संसाधनों में आपको अधिक उत्पादन है। सीमित संसाधन जैसे आपको ना इसमें पानी की, सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, और दूसरा खाद एवं उर्वरक की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। और किसी प्रकार की भूमि में, जैसा बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन वैसे भी इसको किसी भी प्रकार की भूमि में हम उगा सकते हैं। और ये फसल जो है आपके 2.5 से 3 महीने में पक जाती है। अधिकतर जो हमारी जो बाजरे की जो किस्में हैं वो 80 से 85 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती हैं। और इससे किसान भाई अगर सिंचित क्षेत्र में अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो करीब 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन ले सकते हैं। और वहीं अगर किसान भाई बारानी और जैसे वर्षा आधारित खेती करते हैं इसकी, और अच्छी किस्में लगाते हैं और बराबर अपना फसल का ध्यान रखते हैं, तो वो किसान भाई भी करीब 2 से 2.5 टन यानी 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टर उत्पादन इसका ले सकते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इसकी लागत कम है और इससे लाभ अधिक है। बिल्कुल, लागत कम है और लाभ अधिक। और देखिए ये खुद भी कह रहे थे कि काफ़ी इसे पसंद किया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। और अच्छा भी लगा कि हमारे जो किसान है वो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, इस तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। अब बात करते हैं डॉक्टर ढाका से। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, शायद हमारा संपर्क उठ गया। सर आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और दर्शकों से कहेंगे जो भी अगर आपके कोई सवाल है, खासतौर पर बाजरे की खेती से जुड़े कोई सवाल है, क्योंकि अभी हमारे साथ टिकम सर जी हैं जो कि सीधे आपके जवाब दे सकते हैं। अब रेशम कीट पालन पे थोड़ी समस्या आ रही है, अभी हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि अभी संपर्क उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हमारे दर्शक जो थे उनके भी कई सवालों के जवाब दिए आपने, कीट प्रबंधन के बारे में आपने बताया, नाइट्रोजन के बारे में भी आपने बताया। अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि आगे किस तरीके से जो अन्य प्रबंधन है वो किए जाए ताकि अच्छी गुणवत्ता की हमें फसल मिले। हाँ, अन्य जो बातें हैं जिनमें हमें ध्यान रखना है, किसान भाई अपनी फसल को और अधिक अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए हमारे देखा गया है कि हमारी जो अधिकतर जो मृदाएं हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों से कमी है, उसकी कमी है। तो उनके अगर लक्षण दिखते हैं आपकी फसल में तो उनका आप जैसे जिंक है या आपका बोरोन है, जैसे बाले यानी बाली है, तो अधिक से अधिक दाना की जो है भराव हो उसमें, तो उसमें बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं 0.2%। इसी प्रकार जिंक का स्प्रे कर सकते हैं 0.5%। जिंक के स्प्रे से क्या लाभ होगा? जिंक की स्प्रे से ये लाभ होगा कि जिंक जो है नत्रजन की जो उपयोगिता है उसको बढ़ाती है, और जिंक कंटेंट भी एक अपने आप में पोषक तत्व है, उसकी मात्रा भी दाने के अंदर जाएगी। और बाजरा जितने भी अपने मोटे अनाज की फसलें हैं उनके अंदर जिंक की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है, तो इनमें इसकी कमी आती है। तो किसान भाई इसका उपयोग करके दाने का जो क्वालिटी है उसके अंदर उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, साइज बढ़ेगी, उसकी शाइनिंग बढ़ेगी, तो ये चीज उस पर फर्क पड़ता है। अच्छा,
ठीक है सर। और जैसे आपने कहा था कि जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी के कुछ लक्षण भी होते हैं, वो लक्षण हम कैसे पहचाने, मैं इस पर भी आपसे बात करूं। लेकिन ढाका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिर से। सर सुन रहे हैं आप मुझे? आवाज जी सुन रहा हूँ। आपको सही से आ रही है आवाज? बिल्कुल, अब बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। तो कुछ चीजें बातचीत मिस हो गई थी हमारी पहले, तो मैं चाहूंगी, एक हमारे दर्शक थे जो रेशम कीट पालन के बारे में जानना चाह रहे थे जी, हाँ, उनके सवाल का अगर जवाब दें। हाँ, उनके सवाल का ये जवाब है कि जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो हमें पौधा 3 स्टेजेस के बारे में बता रहे थे आप। हाँ जी, कीड़ों को जो पौधा खिलाना है उसके लिए हम उस पौधे को पैदा करेंगे। जैसे हमारे केस में सबसे ज्यादा भारत में जो रेशम होता है वो शहतूत वाला होता है। तो शहतूत की खेती के लिए अच्छा जो हमारा उष्णकटिबंधीय मौसम है और बलुई से लेकर दोमट मिट्टी है, उसमें बहुत अच्छा हम जो है शहतूत पैदा कर सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है कीड़ों को खिलाते हैं। जब खाएंगे उसके बाद अपना पूरा शरीर में जब 5 स्टेज में तैयार हो रहा है, उसके बाद वो शरीर के चारों तरफ ककून बना लेते हैं, जिसे कोया कहते हैं। तो इस तरह से ये जो कोया है ये सीधे मार्केट में किसान बेच सकते हैं, जिसे हम रॉ सिल्क या कच्चा सिल्क कहते हैं। तो दूसरी स्टेज यहाँ खत्म हो जाती है। उसके बाद तीसरी स्टेज होती है कि इस जो रेशम है इसे मशीनों पे लगा के इसकी रीलिंग की जाती है। उससे किसान का कोई मतलब नहीं है। तो शुरू की जो 2 स्टेज हैं, पहली जो है जिसमें उसे अपना जो पौधा है उसकी पैदावार करनी है, और दूसरे कीड़ों को पाल के तैयार जो ककून या कोया है वो उसे बाजार में बेच देने हैं। तो ये 2 काम किसान भाई कर सकते हैं और पूरे भारत में कहीं भी बहुत अच्छे से इसे किया जा सकता है। ठीक है सर। बद्रीलाल एक कॉलर है नंदखेड़ा से, इन्होंने हमें कॉल किया है, आइए इनका सवाल ले लेते हैं। बद्रीलाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो बद्रीलाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ बताइए, सवाल बताएं। मेरा ये सवाल था, जो अपन बाजरा जो तैयार करते हैं, अपन इस बाजरे को पशुओं को खिलाते हैं, तो पशुओं को क्या दूध में इसका फेंट में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ये भी अच्छा सवाल है आपका। इसे चारे की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो सर क्या बताना चाहेंगे? हाँ बद्रीलाल जी, आपने सवाल पूछा है कि अगर इसका दाना हम पशुओं को खिलाते हैं तो दूध के अंदर उसकी जो बसा है उसकी मात्रा बढ़ेगी। तो ये सही बात है, क्योंकि ये भी दाना है, जैसे और दाना हम पशुओं को खिलाते हैं, पशु आहार के तौर पर, पशु आहार के तौर रूप में इसको काम में ले सकते हैं। हरे चारे में भी हाँ, हरे चारे में तो इसकी कड़वी वगैरह हम लेते हैं, और सूखे चारे में भी इसको काम में लेते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। पर जो बद्रीलाल जी ने जो सवाल पूछा है वो है दाने के रूप में। तो दाने, जैसा हमने बताया, दाना ये पोषण से भरपूर है। जब आदमी के लिए ये बहुत फायदेमंद है, तो पशुओं के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। पशुओं के लिए भी ये बहुत अच्छा आहार रहेगा, और ये आपके दूध की गुणवत्ता, उसमें बसा की मात्रा, उसको भी बढ़ाएगा। यानी फैट कंटेंट जो हुआ मिल्क का वो बढ़ेगा इससे। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बाजरे पर और साथ ही रेशम कीट पालन पर। कहीं मत जाइएगा, बने रहे लोग किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन के बारे में और साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। उसमें बाजरे पर हम विशेष तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है बाजरे पर और साथ ही आप रेशम कीट पालन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हम तक पहुँचाना चाहते हैं, जिसका जवाब जाना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 टोल फ्री नंबर आपके लिए यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। टोल फ्री यानी आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो बिल्कुल भी संकोच ना करें, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं। एक बार फिर से चलते हैं ढाका जी के पास। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहा हूँ जी। आप 3 स्टेजेस के बारे में बता रहे थे। पहली स्टेज हम आपकी ठीक से सुन पाए थे, दूसरी स्टेज के वक्त आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैं चाहती कि आप बात पूरी कर लें अपनी। जी, दूसरी स्टेज में किसान भाइयों ने जो भी फसल, जो किसान भाइयों ने खेत में जो अपना शहतूत की फसल लगाई है, उस शहतूत की फसल को जो है वो अपने पत्ते काटते हैं और उन पत्तों को जो उन्होंने कीड़े पाले हुए हैं उन कीड़ों को खिलाते हैं। उसके बाद लगभग 28 से लेकर 30 दिन में ये कीड़े खा के पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और उसके बाद ये जब एकदम फाइनल कोकून बना लेते हैं, जिसे कोया कहते हैं। ये कोया एक तरह का कच्चा रेशम है, रॉ सिल्क। इसे वो मार्केट में ले जाके बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों का काम यहीं तक होता है। उसके बाद फिर आगे इंडस्ट्री का काम शुरू होता है, उद्योग का, जिसमें वो उसकी रीलिंग करते हैं और बाद में उससे रेशम से विभिन्न प्रकार का कपड़ा वगैरह बनता है। तो किसान भाइयों को पहली 2 स्टेज में इंटरेस्ट लेना है। एक तो उन्हें जो उसका होस्ट प्लांट है या जिस पौधे पे वो अपने रेशम के कीट का पालन करेंगे उस पौधे की अच्छी प्रकार से खेती करनी है, और दूसरी बार उसे पौधे को कीटों को खिलाते हुए कीटों की पूरी जीवन की क्रिया पूरी करवानी है, जिससे कि एक अच्छा और बहुत ज्यादा उत्पादन वाला रेशम वो प्राप्त कर सके। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें ये पूरा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, तो कितना समय लगता है इसमें कुल? हाँ, क्योंकि जैसे इसमें ये होता है कि जी, किसान भाइयों को क्या है कि उन्हें बिल्कुल जो तैयार, हम उसे बोलते हैं DFL, डिजीज फ्री लेइंग, जो भी है, मतलब अंडे या पहली या दूसरी अवस्था के जो लार्वा कैटरपिलर होते हैं वो किसान भाइयों को उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि वो अंडे लेके आए हैं तो उन अंडे पे लिखा होता है कि ये अंडे किस दिन हैच हो जाएंगे, तो उससे पहले उसे 2 दिन तक अंधेरी जगह पर रख देते हैं और उसके बाद उन अंडों को हैच करा के उन्हें खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। तो यदि अंडे लाए हैं तो ये 28 से लेकर 30 दिन लगते हैं। बहुत जगह बहुत सारे जो सरकार हैं वो उन्हें जो है विभाग की तरफ से पहली या दूसरी अवस्था के लार्वा दिए जाते हैं। तो ये जो पहली और दूसरी अवस्था के लार्वा हैं ये लगभग 20 से लेकर 22 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्हें बस इन 20-22 दिन में कम से कम दिन में 4 बार उन्हें शहतूत खिलानी होती है। और शुरू के जो दूसरी तीसरी अवस्था तक के लार्वा हैं उन्हें एकदम बहुत अच्छे और जो एकदम शुरू के कोमल पत्ते होते हैं ऊपर वाले वो खिलाए जाते हैं और उन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। बाद में जो चौथी और 5वीं अवस्था होती है उन्हें पूरी की पूरी डाली लाके भी काट के डाली जा सकती है। तो इसलिए उन्हें ये पूरा ध्यान रखना होता है कि हमेशा शहतूत इस अवस्था में रहे कि उसे जो है हमारे कीड़े पसंद करें और कीड़ों का पर्याप्त मात्रा में उनसे जो है उन्हें न्यूट्रिशन भी मिले, पर्याप्त उन्हें जितने भी पोषक। ये जरूरी है कि उपलब्ध रहे और उपलब्धता पूरे टाइम बनी रहे, सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आपने बताया कि 3 चरण है। ये सबसे पहले तो ये कि पूरी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं। नियमुद्दीन जी हमारे साथ है फोन लाइन पर। नेमुद्दीन जी हैं हमारे साथ झांसी उत्तर प्रदेश से। जी सर बताएं क्या सवाल है नेमुद्दीन जी? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं निवेदन ये है कि क्या ये बाजरे के अवशेष को हम नाडेप अथवा बर्मी कंपोस्ट के अवशेष के रूप में, फसल अवशेष के रूप में प्रयुक्त करके खाद बना सकते हैं, अथवा इसका अवशेष कितनी मात्रा में मिलेगा, कितने क्षेत्र के लिए ये पर्याप्त हो जाएगा? जी नईमुद्दीन जी, आपने पूछा है कि बाजरे का जो कड़बी है जिसको हम जो इसका जो
अवशेष है, डंठल जो है, कड़वी जिसको बोलते हैं, उसको हम वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में ले सकते हैं कि नहीं? आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वर्मी कंपोस्ट की, उसमें गोबर की सैलरी और ये कड़वी दोनों का मिश्रण करके आपको डालना होगा। कड़वी को पहले आपको चॉप करना होगा, चॉप करके और फिर आपको जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें नीचे की परत में आपको बालू रहेगी, फिर उसके बाद में कड़वी, फिर गोबर की जो सैलरी है उसका आपको देना है। अब उसमें फिर आपको इसमें आपके वर्म्स हैं वो आपको छोड़ने हैं। तो इस प्रकार हमें ये वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं। तो ये भी अन्य फसलों की तरह जो इसका अवशेष है, इससे हम अच्छी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और काम में ले सकते हैं। इसको वर्मी कंपोस्ट को बनने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, 2 से 2.5 महीने में ये आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद बन के तैयार होगी। तब आप इसको अपने खेतों में काम में ले सकते हैं। जी, सुनील कुमार एक और दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, इन्होंने हमें फोन लगाया है। सुनील जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए। हेलो जी, हेलो जी नमस्कार सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्ते मैम, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये था, मैं बाजरे के बारे में थोड़ी जानकारी चाह रहा था। इसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं और बिस्किट वगैरह, और इसमें क्या क्या गुणवत्ता होती है, कैसे बनाया जाए ये सब? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है सुनील जी आपका। दरअसल सुनील कुमार जी, आपने पूछा है कि इससे क्या क्या उत्पाद बनते हैं। तो इससे मूल्य संवर्धन के रूप में अगर हम देखें तो हमारे अधिकतर किसान भाई इसको चपाती के रूप में भी खाते हैं, और इसके अलावा इसके कई प्रकार के बिस्किट बनते हैं जो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। बिस्किट बनाए जा सकते हैं इसके माध्यम से। और इसके अलावा ये जो बाजरे का जो है, तो खिचड़ी भी बनती है, खिचड़ी, दलिया, ये बहुत सारी चीजें इससे बनता है। और मल्टीग्रेन आटा हम जिसको हम बाजार से भी लाते हैं, खाते हैं, तो अन्य जो आपके गेहूं है या दूसरी जो आपके दाने हैं उनके साथ में मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा भी हम एज ए उपयोग कर सकते हैं इसका। लेकिन सर ये जानना ये चाहते थे कि कैसे, मेरे ख्याल से इनका सवाल ये है कि ठीक है फसल तो ले ली, लेकिन उसके आगे और जो मूल्य संवर्धन है वो कैसे किया जाए, मेरे ख्याल से इसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, इसके और अधिक मूल्य संवर्धन के लिए हर एक हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ स्पेसिफिक इसके लिए ही विशेष तौर से मूल्य संवर्धन के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वहाँ एक जो भी आपके विशेष उत्पाद है, जैसे बिस्किट बनाना है या और भी कई जो इसके उत्पाद जो बनाने हैं, तो उनके लिए प्रशिक्षण लेकर के आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ये संपर्क करके और इसकी प्रशिक्षण ले सकते हैं। जी, और क्या कोई पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ, ऑनलाइन नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बट प्रशिक्षण एक उसकी अलग महत्ता है। प्रशिक्षण करेंगे तो आपको उसकी स्किल डेवलप होगी और उससे आप जो प्रायोगिक ज्ञान है वो आप कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, हमारे साथ लालजी भाई हैं, एक हमारे साथ दर्शक गुजरात के सावरकांठा से, उन्होंने कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हेलो लालजी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बताइए, सवाल बताएं अपना। अभी मैं कि बाजरे की खेती करे तो हो सकती है अभी? अच्छा सर, है कोई किस्में अभी? हाँ लालजी भाई, देखो अभी आप हालांकि थोड़े लेट हो गए हैं बाजरे की फसल में, पर बाजरे की खेती अभी भी की जा सकती है। जैसे मैंने बताया कि बाजरे की फसल 80 से 85 दिन में पक के तैयार होती है। अब अगर हम बाजरे की खेती करते हैं तो उसमें एक समस्या आएगी, क्योंकि उसको हार्वेस्टिंग के समय थोड़ा तापमान है वो कम हो जाता है, क्योंकि बाजरे की फसल के लिए जो तापमान की जो आवश्यकता है वो 30 से 35 डिग्री होना चाहिए। पर गुजरात में इतनी जल्दी सर्दी नहीं आती है, तो बाजरे की फसल आप गुजरात में ले सकते हैं। जल्दी पकने वाली किस्मों का आपके क्षेत्र के लिए जो संशोधित किस्में हैं उनका उपयोग करके आप अब लगा सकते हैं। कहाँ से पता करें क्या किस्में? ये किस्मों की जो जानकारी है आपके वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र हैं पास में, और आपके जो राज्य की कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई बाजरे के बारे में, और अच्छी बात यह है कि देखिए बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें लग रहा है कि काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, जो कि इसके प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, मूल्य संवर्धन की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने कॉल किया जो इसकी फसल पहले तो नहीं लेते थे लेकिन अब लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि बाजार इसका बढ़ रहा है और पोषण इसका बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं असर हो रहा है जो हम तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं इसको लेकर। हमारे साथ ढाका साहब हैं, आइए बात करते हैं। सर, रेशम कीट पालन की हम पहले 2 स्टेज के बारे में समझ चुके हैं, तीसरी स्टेज के बारे में भी काफी कुछ आपने बता दिया। अब उसके बाद क्या करना चाहिए? जी, उसके बाद जैसे कि मैंने किसान भाइयों को बताया है कि एक तो ये जितनी देर भी उन्हें पूरे साल भर के लिए जो कीड़ों को खिलाने के लिए जो भी जितना भी होस्ट प्लांट है, वो जो पौधा है उसका अच्छे से तैयारी रखनी है। उसके बाद हमारे जैसे जब वो कीड़े पालते हैं, उन कीड़े पालने के समय भी कुछ कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो उसके लिए जैसे जब वो अपना एक कोई कमरा होता है या कोई जहाँ पे कीड़ों को रखने के लिए ट्रे रखते हैं और वो चीजें रखते हैं, तो कुछ सावधानियां हैं जो उसके बारे में भी रखनी चाहिए उन्हें। जैसे कि वो बिल्कुल बहुत अच्छा हवादार जगह होनी चाहिए और बिल्कुल किसी प्रकार की भी उसमें कोई इन्फेक्शन की संभावना नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए वो चाहे तो उसे जैसे पहले फॉर्मेलिन वगैरह से अच्छी तरह से पूरे को साफ कर दें, और उसके साथ साथ इसे हमें एक बाहर से कोई जाली या इस तरह की चीजें लगा के कमरे को ऐसा भी रखना है कि बाहरी कोई भी, जैसे कि सबसे बड़ा इनके शत्रु कोई छिपकली या जैसे कि चूहे हैं, अगर वो हमारे रेशम पालन कीट पालन हम जहाँ कर रहे हैं अगर वो घुस गए तो वो उनको खा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अगर कोई बीमारी उसमें फैल गई, जैसे इसमें बैक्टीरिया जनित बीमारी लग जाती है, ये जिसे फ्लैचेरी कहते हैं, या कोई वायरस जनित बीमारी लग जाती है जिसे ग्रेसरी कहते हैं, या एक इनकी ऊजी फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है जो इन कीड़ों के ऊपर अपने अंडे दे देती है और उसके बाद वो धीरे धीरे इन कीड़ों को मार देती है। तो इस तरह से ये कोई भी बाहरी शत्रु जो हैं वो ना आ पाए, इसके लिए हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। और उसके साथ साथ समय समय पे इसे जैसे ही एक फसल खत्म हो, जैसे मैंने बताया 28 से लेकर 30 दिन की एक फसल होती है, उसके बाद अगर दूसरी फसल की तैयारी करने हैं तो उससे पहले अपनी सारी ट्रे को, अपनी सारी जितनी स्लैब वगैरह जहाँ पे उन्होंने ये लगाए हुए हैं, अपने जो ट्रे रखते हैं जिसमें खाना डालते हैं, जिसमें कीट पालते हैं, उन सबको साफ सुथरा रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की समस्या जो आने की संभावना है उससे बच के रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी सावधानी है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और एक तरीके से कहें कि पूरा जो आपका जहाँ पे भी आपको रेशम कीट पालन करना है उसे सैनिटाइज करना, पहली बात तो ये। और कीट किसी भी तरह की कीट पतंगे उस कमरे में ना हो, क्योंकि वो जो ये हमारे कीड़े हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर उन्हें नुकसान हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आगे तो फिर काम ही नहीं होगा। और फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहे लो किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं रेशम कीट पालन की और साथ ही बाजरे की खेती के बारे में। इससे जुड़े कई सवाल हमारे दर्शकों ने हम तक पहुंचाए हैं, जिनके जवाब भी हमने लाइव दिए हैं। और एक दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका भी कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी विशाल जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम वो हमने मूंग की खेती की है, अब वो मूंग का खेती हो गया है और उसमें हमको बाजरे की खेती करनी की है। आप सर बताइए महाराष्ट्र। हाँ विशाल जी, आपने मूंग की खेती कर ली है, तो इससे पहले भी हमारे गुजरात वाले भाई ने भी ये पूछा था कि अभी हम बाजरे की खेती कर सकते हैं कि नहीं। तो बाजरे की खेती गुजरात महाराष्ट्र के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान इतना जल्दी नीचे नहीं जाता है। नवंबर तक वहाँ तापमान 30 के आसपास रहता है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन आपको सही किस्म, जल्दी पकने वाली किस्म का चयन करना पड़ेगा। हमने बताया कि आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र है, तो जो आपके क्षेत्र के लिए संशोधित कम समय में पकने वाली किस्म है उसका उपयोग करना है। दूसरा, आपको अगर हम देरी से हम बुवाई करते हैं बाजरे की, तो जैसे मैंने बताया 2 बीमारी इसमें अर्गट और हरित वाली रोग की समस्या की ज़्यादा समस्या रहेगी। तो आप अगर अभी बुवाई करते हैं तो आपके बीज को निश्चित रूप से आप उसको उपचारित करके फंजीसाइड से, जिसमें आपके एप्रॉन है या आपके बेविस्टीन है, इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति केजी बीज के हिसाब से आप उपचारित करके बोएं, तो आप अभी भी लगा सकते हैं बाजरे की फसल। जी जी बिल्कुल। और आइए बात करते हैं रेशम कीट पालन पर। तो ढाका सर, अब जैसा कि आपने बताया कि किस तरह की सावधानी यहाँ पर रखनी ज़रूरी होती है। एक तरीके से कहें कि जो हम कहते हैं अक्सर कि आवास आहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और इस बात का हमें रेशम कीट पालन में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एक बहुत ही बेसिक सवाल कि रेशम कितने प्रकार के होते हैं, और क्या इन अलग अलग प्रकार के पीछे क्या प्रजाति अलग होती है, या भौगोलिक स्थितियों की वजह से ये अलग अलग किस्म के रेशम होते हैं, जो कि अगर क्या खास जगह के ही किसान रेशम कीट पालन कर सकते हैं कि देश के किसी भी कोने में किया जा सकता है? जी जी जी, देखिए सबसे ज्यादा हमारे भारत में यह टोटल जो है 4 तरह के रेशम होते हैं। और ये रेशम किस प्रकार का होगा ये निर्भर करता है एक तो कीड़े पे, और उसके साथ साथ कीड़ा जो है वो क्या खाता है उस पर निर्भर करता है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने सबसे मुख्य बताया, लगभग 88 से लेकर 90% तो हमारे यहाँ होता है शहतूत वाला रेशम। तो उसके लिए शहतूत पे रेशम कीट खाता है और उसकी अलग प्रजाति होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ होता है टसार का रेशम। हाँ, टसर सिल्क वर्म इसे बोलते हैं, ये भी होता है। उसके बाद एक होता है एरी सिल्क वर्म। ये जो एरी कीट है ये अरंडी के पौधे पे खाता है, और जो टसार मैंने इससे पहले बताया था ये ओक के पौधे पे खाता है। उसके बाद हमारे पास होता है मूंगा सिल्क वर्म। जो ये मूंगा सिल्क वर्म है ये वाइल्ड वैरायटी है, साल वगैरह पे होता है। तो इसमें जो टसार और मूंगा है ये दोनों जो है हमारे वन्य रेशम कीट इन्हें कहते हैं। इनके साथ क्या करना पड़ता है कि हमें अंडे लाके या छोटे जो पहली दूसरी स्टेज के लार्वा हैं वो लाके खेत सीधे वनों में जाके उनके पेड़ों के ऊपर इन्हें छोड़ना होता है, और जब ककून बन जाते हैं तो ककून को हम वहां से ले आते हैं। बाकी ये जो दोनों एरी सिल्क वर्म और हमारे मलबेरी सिल्क वर्म है, इसे किसान भाई अपने घर में इनके पौधों की पैदावार कर सकते हैं और उनसे इन्हें खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लगभग 90% के आसपास जो है वो शहतूत वाला है। और ये शहतूत वाला ज्यादातर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो है वो कर्नाटक में होता है। उसके बाद जो हमारे साउथ के स्टेट है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में होता है। और बाकी जो मूंगा सिल्क वर्म है, मूंगा के सिल्क के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि सिर्फ भारत में ही होता है। जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, जैसे आसाम में ये सबसे ज्यादा होता है, कुछ थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में भी होने लगा है। तो इस तरह से जो है भारत इस मामले में बहुत ही एक तरह से सौभाग्यशाली देश है। जी, समृद्ध है कि हमारे पास चारों तरह के होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूंगा तो ऐसा है जो और कहीं होता ही नहीं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सिल्क है वो चीन में पैदा होता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो ये मूंगा हमारे मामले में इसलिए अच्छा है कि सिर्फ ये हमारे यहाँ होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद। जी।
और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी स्टूडियो में आए और बाजरे के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और हमारे दर्शकों को ये भी बताया कि कैसे वो अच्छी फसल ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी जानकारी दी कि समस्याएं कौन कौन सी आ सकती हैं, क्योंकि समस्याओं के बारे में जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कई बार नुकसान होने की आशंका रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी के साथ ही हेलो किसान में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय शूकर पालन और साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन पर भी हम कल बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई सुझाव है किसी विषय को आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें तो हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप हमें अपना ईमेल भेजें। आप चाहे तो हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा जिसे आप फॉलो करें, लाइक करें, आप सवाल मैसेंजर या फिर वॉल पर लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर 1800111360 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और जाते जाते आपको भी बता दें कि हेलो किसान अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं जिसका ID है @DD किसान चैनल। इस QR कोड को स्कैन करें और हेलो किसान के आज के कार्यक्रम अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पुराना कोई एपिसोड देखना चाहते हैं तो ये सुविधा भी है आपके लिए। इसी के साथ ही यहाँ आपसे विदा लेंगे। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है आप उनका जरूर लाभ लेंगे। नमस्कार, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।